ये वाकया जुनैद नाम के एक गरीब लड़के बाज और बंदर का है। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसका नाम सफिया था। उम्र काफी हो चुकी थी। दुनिया में उसका कोई नहीं था सिवाय एक बेटे के, जिसका नाम जुनैद था। वो 14 साल का था। सफिया अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी क्योंकि उसके शौहर की वही आखिरी निशानी थी। एक रोज जुनैद जंगल में एक दरख्त से कुछ इमलियां तोड़ रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। जिस दरख्त पर वो बैठा हुआ था उसे थोड़े फासले पर वो तमाम घुड़सवार मुड़कर गांव की तरफ चले गए। उनके चेहरे बड़े भयानक थे और हर एक के पास तलवार और भाले थे। जुनैद समझ गया कि ये जरूर डाकू होंगे जो गांव में डाका डालने जा रहे थे। जुनैद ने दरख्त से कुछ इमलियां तोड़ी, उन्हें अपनी जेबों में ठूसा और नीचे उतरकर गांव की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर में जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के जमींदार का मकान जल रहा था। उसके पूछने पर मालूम हुआ कि डाकुओं ने जमींदार के घर को लूट लिया है और कई हजार के जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। जाते जाते उन्होंने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को भी मार डाला जो उन्हें लूट मार करने से रोक रही थी। ये सुनकर जुनैद के दिल पर एक झटका सा लगा क्योंकि उसकी माँ भी अक्सर जमींदार के घर काम करने जाया करती थी। वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ लहूलुहान फर्श पर पड़ी थी। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ के गुजर जाने के बाद उसे माँ की मोहब्बत का एहसास हुआ। अब ना तो उससे कोई प्यार करने वाला था और न कोई इसे खिलाने वाला था। वो दिन भर गांव में आवारा फिरता रहता, लेकिन किसी ने उससे हमदर्दी न की, किसी ने उससे खाने को न पूछा। आखिर इसने फैसला कर लिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगा और गांव छोड़कर चला जाएगा। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसी जंगल की तरफ चल पड़ा जिधर से डाकू आए थे, क्योंकि वो ही रास्ता शहर को जाता था। गांव की सरहद पार कर रहा था कि उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके पास बहुत सारा सामान था। वो उसे बड़ी मुश्किल से ले जा रहा था। उसने जुनैद को देखा तो बोला, बेटा जरा ये सामान मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा। जुनैद बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा था, मगर इसने वो सामान सर पर उठा लिया और उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद उस आदमी का घर आया। उसने वो सामान उतार दिया। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए और उसके पास एक पैकेट था जिसमें कुछ रोटियां और सब्जी थी। वो भी उसने जुनैद को दे दिया। जुनैद ने शुक्रिया के साथ ये चीजें ले ली। सुबह से भूखा तो था ही, सबसे पहले रोटियां खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे नीम का बड़ा सा दरख्त मिला। वहां पर एक कुआं भी था। इसने दरख्त के साए में कागज का वो पैकेट खोला। उसमें कुछ पराठे थे और आलू की सब्जी भी। इसने कुएं से पानी निकाला और दरख्त के साए में बैठकर उसे खाने लगा। अभी इसने थोड़ा सा ही खाना खाया था कि एक कुत्ता इसके पास आकर खड़ा हो गया और दुम हिलाने लगा। इसने कुछ रोटी और आलू की सब्जी उसे भी दे दी, जिसे उसने खा लिया। इस तरह जुनैद थोड़ा खुद खाता और थोड़ा उसे देता। इस तरह दोनों ने पेट भरकर खा लिया और कुएं का पानी पहले जुनैद ने पिया, फिर कुत्ते को पिलाया। इस तरह जुनैद के जिस्म में ताकत पैदा हो गई और उसमें इतनी ताकत आ गई जिसकी वजह से उसमें चलने का हौसला पैदा हो गया। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसे एक सहारा मिल गया, उसकी ढारस और बन गई और उसका खौफ भी खत्म हो गया। इस तरह जंगल की पगडंडी पर चलते चलते उन्हें तकरीबन 1 घंटा बीत गया। एक मुकाम पर जुनैद को घनी झाड़ियां दिखाई दी। वहां पहुंचकर कुत्ता वहीं रुककर भौंकता ही रहा। आखिर जुनैद भी वहां पहुंच गया और इन घनी झाड़ियों में झांक कर देखने लगा। उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि एक निहायत ही खूबसूरत घोड़ा इन झाड़ियों में बुरी तरह उलझा हुआ था। उस घोड़े की पीठ पर निहायत ही कीमती कपड़ा पड़ा हुआ था। झाड़ियों में किसी तरह घूमकर जुनैद अंदर गया और झाड़ियों को तोड़ ताड़ कर इसने बड़ी मुश्किल से घोड़े को आजाद करा लिया। घोड़ा भूख से बेहाल था। बाहर आते ही इसने हरी हरी घास पर मुंह मारना शुरू कर दिया। जुनैद को बड़ी हैरत हुई कि इन घनी झाड़ियों में ये खूबसूरत और तंदुरुस्त घोड़ा किस तरह आ गया। बहरहाल इसने घोड़े की लगाम हाथ में थामी और आगे की तरफ बढ़ गया। अभी इसने थोड़ा सा फासला तय किया था कि अचानक पगडंडी से थोड़े फासले पर उसे एक तलवार पड़ी हुई दिखाई दी। इसने आगे बढ़कर तलवार भी उठा ली। वो तलवार को गौर से देखने लगा और सोचने लगा, इस तलवार का घोड़े से कोई ताल्लुक होना चाहिए। बहरहाल इसने तलवार हाथ में ले
खून के धब्बे पड़े हुए थे। इसने इन कपड़ों को घोड़े की पीठ पर रख दिया और आगे की तरफ रवाना हो गया। इसी तरह चलते चलते दोपहर हो गई। जुनैद को भूख महसूस हुई तो उसने थोड़ा खाना बचा लिया था, वो खाया। इसके बाद अभी वो पानी पीने के लिए झुका ही था कि नदी के किनारे झाड़ियों में से बड़ी जोर की आवाज आई। उसने देखा एक निहायत ही खूंखार शेर झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर उस पर दहशत तारी हो गई और वो घबराकर उस तरफ भागा जहां इसने तलवार रखी थी। लेकिन इससे पहले कि वो तलवार पकड़ता, शेर उस पर हमला करना ही चाहता था कि पीछे से उसका साथी कुत्ता बिल्कुल शेर के सामने आ गया और शेर से लड़ते लड़ते मर गया। इतनी देर में जुनैद ने वो तलवार उठा ली और जब तक कि वो कुत्ते को मुंह से झटक कर फेंकता, इसने तलवार का एक भरपूर वार शेर की गर्दन पर मारा। उसकी गर्दन आधे से ज्यादा कट गई। शेर के मुंह से भयानक चीख निकली। जुनैद ने उसी फुर्ती से शेर की गर्दन पर दूसरा हाथ मारा और शेर की गर्दन कटकर अलग हो गई और उसका धड़ जमीन पर ढेर हो गया। जुनैद ने आगे बढ़कर इस कुत्ते को देखा जिसे इसने सिर्फ 2 वक्त की रोटी खिलाई थी, लेकिन इसकी खातिर इस कुत्ते ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। इसने कुत्ते पर प्यार भरी एक नजर डाली, शेर के कटे हुए सर को उठाया और जहां घोड़ा घास चर रहा था वहां आ गया। इसने घोड़े की पीठ पर एक कपड़े से शेर के कटे हुए सर को अच्छी तरह बांध दिया और घोड़े की लगाम थामकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक ऊपर से कोई चीज आकर एकदम जुनैद के सामने गिरी। पहले तो वो डर कर पीछे हट गया, फिर जरा गौर से गिरी हुई चीज को देखने लगा। वो एक बाज था जो काफी बड़ा था। इसकी एक टांग से खून बह रहा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। जुनैद ने बाज को उठाया, उसके जख्म साफ किए और इस पर मजबूती से एक पट्टी बांध दी और उसे साथ लेकर चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई। वो शहर के करीब पहुंच गया। अंधेरा छा चुका था। शहर की आबादी दूर थी। वो जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां उसे रात गुजारने की जगह मिल सके। यही बातें सोचता हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि एक जगह से उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक बंदर था। इस आदमी को देखकर जुनैद रुक गया और गौर से उसे देखने लगा। बूढ़ा कमजोर सा आदमी था। बंदर की रस्सी उसके हाथ में थी। वो समझ गया कि ये बुढ़ा बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी होगा। इस अंधेरे में उसे अकेला बैठा देखकर वो उसके करीब पहुंचा और उससे पूछने लगा, क्यों बाबा, यहां अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? उस मदारी ने नजर उठाकर जुनैद को देखा और निहायत ही हल्की आवाज में बोला, बेटा, अचानक मेरे सीने में बड़ी जोर का दर्द उठा था, इसलिए मैं यहां आकर बैठ गया हूं। जुनैद ने कहा, बाबा तुम्हारा घर कहां है? चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। तो बूढ़ा कहने लगा, नहीं बेटे, तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद चला जाऊंगा। जुनैद ने कहा, अच्छा ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे पास बैठता हूं। इतना कहकर जुनैद उसके करीब बैठ गया। जब बूढ़े मदारी ने उसे करीब बैठते हुए देखा तो खुद उठने की कोशिश करने लगा। जुनैद ने उन्हें हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और अपने कांधे के सहारे लेकर उन्हें चलने लगा। बूढ़े के बताने के मुताबिक वो आगे ही आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद एक झोपड़ा दिखाई दिया। आसपास कुछ और झोपड़े भी थे। जुनैद उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले गया। घोड़ा और बाज भी उसके साथ ही थे और बंदर बूढ़े के हाथ के इशारे से चलता हुआ वहां पहुंचा था। जुनैद ने अंदर आकर बूढ़े को एक चारपाई पर लिटा दिया और बंदर को एक खूंटी से बांध दिया और बूढ़े की चारपाई के पास आकर बैठ गया। जुनैद ने बूढ़े से वहां के हकीम के बारे में पूछा तो बूढ़ा जिस हकीम की दवा खाता था उसने जुनैद को उसका नाम और पता बता दिया। जुनैद ने बेहोश बाज को एक तरफ रख दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था, उसे बांध दिया और बूढ़े के बताए हुए पते पर हकीम साहब के पास पहुंच गया। हकीम साहब घर में ही मौजूद थे। जुनैद ने बूढ़े मदारी का हाल सुनाया। हकीम साहब ने उसी वक्त कुछ गोलियां और दवाई बनाकर दे दी और बोले, उन्हें आराम की जरूरत है। नमक, तेज और खट्टी चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए, तभी दवा का असर होगा और मर्ज का इलाज भी हो सकेगा। जुनैद की जेब में वो पैसे थे जो उसे उस आदमी ने दिए थे जिसका इसने बोझ उठाकर उसके घर पहुंचाया था। वो पैसे इसने हकीम साहब को दे दिए और दवाइयां लेकर बूढ़े के झोंपड़े में वापस आ गया। बूढ़ा दर्द से तड़प रहा था। जुनैद ने उसी वक्त एक खुराक बूढ़े को खिला दी और उसकी चारपाई के पास बैठ गया। अंधेरा हो चुका था। बूढ़े ने एक तरफ इशारा करके बताया कि वहां चिराग रखा है, उसे जला ले। जुनैद ने उठकर चिराग ढूंढा और उसे जलाया जिससे कमरे में कुछ रोशनी हुई। बूढ़े ने एहसानमंद निगाहों से जुनैद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा
अगर आज ये लड़का ना मिला होता तो ना जाने इसकी क्या हालत होती। दवा खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद बूढ़े का दर्द खत्म हो गया और वो फिर से चारपाई पर लेट गया और कोने में रखी हुई हांडी की तरफ इशारा किया कि आटा इसमें रखा है, वहीं चूल्हा भी है, जाओ और अपने लिए रोटियां पका लो। जुनैद जब वहां से उठने लगा तो अचानक बूढ़े की नजर बाज पर पड़ी। इसने जुनैद से पूछा, ये क्या है बेटा? जुनैद बोला, बाबा ये एक बाज है, ये रास्ते में गिर पड़ा था, इसका पैर जख्मी हो गया था और ये बेहोश भी था। जुनैद ने वो बाज उठाकर बूढ़े बाबा को दे दिया। उन्होंने इसके जख्म को खोलकर देखा, फिर जुनैद से एक छोटा सा डब्बा मंगवाया जो एक ताक में रखा हुआ था। इसमें कुछ मरहम था। वो मरहम इस बाज के जख्म पर लगाकर पट्टी बांध दी, फिर इसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे और थोड़ी देर में बाज अपने पर फड़फड़ाने लगा, आंखें झपकाकर इधर उधर देखने लगा। खून बह जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। बूढ़े ने बाज को चारपाई के नीचे खड़ा कर दिया। जुनैद ने जल्दी से चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और कुछ रोटियां पका ली, टमाटर और प्याज की चटनी बनाई। रोटी खा लेने के बाद इन सब के जिस्म में तवानाई आ गई। सबने ताजगी महसूस की। बूढ़े ने जुनैद से कहा, बेटा आज तुमने मेरी जान बचा ली है, वरना मैं रास्ते ही में बैठा बैठा खत्म हो जाता। जुनैद बोला, बाबा जान बचाने वाला अल्लाह पाक है, सब उसी का करम है। उसने ऐन वक्त पर मुझे भेज दिया और मुश्किल आसान कर दी। मुझे रात गुजारने के लिए एक छत तो मिल गई, वरना ना जाने में कहां भटकता फिरता। बूढ़े ने जुनैद से पूछा, बेटे तुम कहां के रहने वाले हो और यहां क्यों आए हो? तो जुनैद ने बूढ़े को सब कुछ बता दिया और कहा, इसीलिए मैं गांव छोड़कर चला आया, अब यही कोई काम करूंगा और यही रहूंगा। बूढ़े ने ये बात सुनी तो बोले, तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें इस बंदर का तमाशा सिखा दूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे, अच्छी तरह गुजर बसर हो जाएगी। जुनैद बोला, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। फिर थोड़ी देर रुककर जुनैद बोला, बाबा मैं जंगल से जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक घोड़ा और एक कीमती तलवार मिली। घोड़ा बाहर बंधा हुआ है और तलवार भी इसकी पीठ पर रखी है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया तो मेरे साथ एक कुत्ता था, उसने मेरी जान बचाई, खुद अपनी जान गंवा बैठा और मुझ पर आंच न आने दी। मैंने तलवार से उस शेर को तो खत्म कर दिया। उस शेर का कटा हुआ सिर, तलवार, घोड़ा और खून से लथपथ कपड़े भी मेरे साथ हैं। बूढ़े बाबा ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो फौरन ही बोला, बेटा वो तलवार और कपड़े मुझे दिखलाना। जुनैद बाहर गया, कपड़े, तलवार और शेर का सिर लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा देखते ही बोले, बेटा तुमने बड़ा काम किया है। जुनैद हैरत से बोला, बाबा वो किस तरह? बूढ़े बाबा बोले, इस सल्तनत के बादशाह का बेटा कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, लेकिन वो रास्ता भूल गया और जंगल से वापस ना आ सका। लोगों ने उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। आज बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ था कि जो कोई इसका पता बताएगा उसे इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये घोड़ा, कपड़े और तलवार शहजादे के हैं। हो सकता है इसी जंगल में शेर ने उसे मार डाला हो और घोड़ा कहीं फंस गया हो जो तुम्हें झाड़ियों में मिला। अब तुम कल सुबह इन चीजों को बादशाह के सामने पेश करके तमाम बातें सच सच बता देना। ये बातें सुनकर जुनैद हैरत में पड़ गया। उसे खुशी भी हुई और डर भी लग रहा था। पता नहीं बादशाह उससे क्या क्या सवाल पूछेगा। बहरहाल उसने कोई जुर्म तो किया नहीं था, इसलिए उसका दिल मुतमईन था। रात हो गई तो वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह उठा, मुंह हाथ धोकर उन्होंने बादशाह के दरबार में जाने की तैयारी शुरू कर दी। बूढ़ा जुनैद के साथ तलवार, कपड़े, घोड़ा और शेर का कटा हुआ सिर लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह के महल में पहुंचकर दरबान से बूढ़े ने कहा, हम शहजादे के बारे में बड़ी खबर लाए हैं। बादशाह को उसी वक्त इत्तला कर दी गई। बादशाह भागता हुआ आया और उसने देखते ही शहजादे के घोड़े को पहचान लिया। कपड़े और तलवार देखकर बादशाह बोला, ये सब चीजें शहजादे की हैं। फिर इसने बूढ़े बाबा से पूछा, क्यों मदारी, तुम्हें ये सब चीजें कहां से मिली? बूढ़े बाबा बोले, मुझे नहीं, इस लड़के को मिली है। बादशाह बोला, ये लड़का तुम्हें कहां से मिला? बूढ़े मदारी ने तमाम बातें उसे तफसील से बता दी। फिर बादशाह ने जुनैद से पूछा, हाँ बेटे बताओ, ये सब चीजें तुम्हें कहां से मिली? जुनैद ने जंगल में पेश आने वाले तमाम वाकयात बादशाह को बिल्कुल सच सच बता दिए। शेर का कटा हुआ सर भी दिखा दिया, कुत्ते के मारे जाने की बात भी बता दी। सब बातें सुनने के बाद उसी वक्त राजा ने अपने सिपाह सालार और चंद सिपाहियों को साथ लिया और जुनैद के साथ उसी जंगल की तरफ रवाना हो गए। सिपाही घोड़े पर सवार थे और बादशाह बग्घी में बैठा हुआ था। जुनैद भी उनके साथ था।
ये सब जंगल में उसी जगह पहुंच गए जहां शेर ने जुनैद पर हमला किया था। शेर की बेसर की लाश अभी तक वहां पड़ी हुई थी और मरा हुआ कुत्ता भी वहां मौजूद था। फिर वहां से आगे बढ़े जहां घोड़ा झाड़ियों में फंसा हुआ था और जहां तलवार और कपड़े मिले थे। उसके बाद सिपाही चट्टानों और झाड़ियों में शहजादे की लाश को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक सिपाही की आवाज सुनाई दी जो सबको अपनी तरफ बुला रहा था। सब के सब दौड़कर उस तरफ गए। झाड़ियों के पीछे एक बड़ी सी चट्टान थी। इस चट्टान के पीछे शहजादे की लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह से इसका गोश्त दगाई था और यूं लगता था जैसे किसी जंगली दरिंदे ने उसे मार खाया हो। बादशाह नौजवान शहजादी की लाश को देखकर बेइख्तियार रोने लगा। सिपाहियों ने लाश को कपड़े में लपेटकर बग्घी में रखा और तमाम लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। महल में शहजादे की लाश पहुंची तो पूरे शहर में शहजादे की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल के तमाम लोग जारो कतार रोने लगे। मलका ने जब शहजादे की लाश देखी तो उस पर सकता सतारी हो गया और ऐसा लगता था जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। बादशाह ने मलका की इस हालत को देखा तो और ज्यादा परेशान हो गया। जुनैद ने जब यह हालत देखी तो वो भी बेख्तियार रोने लगा। उसने सोचा अगर वो ये अफसोसनाक खबर ना लाता तो महल की यह हालत ना होती। कुछ देर तक वो यही सोचता रहा और अफसोस करता रहा। फिर घर वापस आ गया। शाम हो रही थी। बूढ़े बाबा के झोंपड़े में पहुंचा तो बूढ़े बाबा बाज के जख्म पर पट्टी बांध रहे थे। बंदर खूंटी से बंधा हुआ था। जुनैद के उतरे हुए चेहरे को बाबा ने देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ? जुनैद ने कहा, बाबा बादशाह सलामत का सब बर्बाद हो गया। शहजादे की लाश मिल गई जिसे देखकर बादशाह और मलका दोनों की हालत ऐसी है कि देखी नहीं जाती। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। महल में सिवाय रोने की आवाजों के और कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसी हालत होगी तो मैं ये अफसोसनाक खबर उन्हें नहीं पहुंचाता। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमको जो कुछ भी मालूम था तुमने बता दिया। होनी तो हो चुकी थी, तुमने सिर्फ खबर दी। खुदा उन्हें सब्र अता करे। चलो बेटा, मैंने रोटी पका ली है, आओ बैठकर खा लो। इसने हाथ मुंह धोया और बूढ़े के साथ बैठकर रोटी खा ली। बादशाह ने जो इनाम देने का वादा किया था वो भी नहीं मिला। जुनैद को भी इनाम का लालच नहीं था। वो खा पीकर दोनों झोंपड़े में सो गए। सुबह सवेरे उठकर उन्होंने खेल तमाशे की तैयारी की। बाज और बंदर को लेकर जुनैद और बाबा शहर में आ गए। इधर उधर उन्होंने कुछ तमाशा दिखाया। थोड़े बहुत पैसे मिले। शाम होते ही वो घर लौट आए। घर पहुंचकर जुनैद ने अपने हाथ से रोटी तरकारी पकाई। बाबा के साथ बहुत खाया। बंदर और बाज को भी खिला दिया। अब ये उनका रोज का मामूल बन गया कि सुबह को निकलते और मुख्तलिफ जगहों पर खेल तमाशे दिखाते और जो कुछ कमाते शाम को घर आ जाते और इत्मीनान से खाना खाकर चैन की नींद सो जाते। बाज अब इनके साथ घुल मिल गया था। बाज को भी बाबा ने कुछ करतब सिखा दिए, जैसे वो किसी चीज को अपने पंजों में दबाकर उड़ता और फिर नीचे चला आता। उसकी वजह से इनका चर्चा जगह जगह होने लगा और बाज की वजह से ज्यादा लोग तमाशा देखने के लिए आने लगे और पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। बाबा ने जुनैद को रस्सी पर चलना और रस्सी पर दूर तक फैलने का करतब भी सिखा दिया। इन सब चीजों की वजह से उनकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। बाबा ने जुनैद को कई बार कहा कि महल में जाकर देखे कि बादशाह की क्या हालत है। मलका को होश आया कि नहीं, लेकिन जुनैद ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उसे इनाम का लालच तो था नहीं, लेकिन राजा ने ऐलान किया था तो उन्हें इनाम तो देना चाहिए था। लेकिन महल में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसी हालत में भला वो क्या इनाम याद रखते। इस तरह बाबा के साथ रहते रहते, खेल तमाशे दिखाते दिखाते तकरीबन 2 महीने बीत गए। अब बंदर और बाज का ज्यादा तमाशा जुनैद ही दिखाता था। वो बाबा को एक तरफ बैठा देता, उनको ज्यादा काम करने नहीं देता था। एक रोज वो खेल दिखाकर वापस आ रहे थे कि बाबा के सीने में जोर का दर्द उठा। जुनैद ने यह हालत देखी तो घबरा गया। किसी तरह उठाकर उसे झोपड़े तक लाया, चारपाई पर लिटा दिया, दवाई गोलियां ढूंढने लगा, लेकिन उसे गोलियां कहीं दिखाई ना दी। बाबा की हालत बहुत खराब थी। दर्द की तकलीफ से वो चिल्ला रहे थे। जुनैद ने उन्हें तसल्ली दी और हकीम साहब की तरफ जाना चाहता था कि बाबा ने उसे रोक दिया। लेकिन बूढ़े बाबा बोले, बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इस हालत में मुझे छोड़कर ना जाओ। जुनैद बोला, नहीं बाबा, मैं अभी जाता हूं और दवाई लेकर वापस आता हूं। मैं इस तरह तुमको मरने नहीं दूंगा। बूढ़े बाबा ने कहा, यह झोपड़ा अब तुम्हारा है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना। खुदा तुम्हें सुखी रखे। कभी किसी को नुकसान न पहुंचाना। दूसरों की भलाई के लिए नेक काम करना।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस यही दुआएं और नसीहतें हैं जो तुम्हें देकर जा रहा हूं। इन जानवरों का ख्याल रखना, अपनी रोजी में से इनका हिस्सा भी निकालना, इन्हें कभी तकलीफ ना पहुंचाना। जुनैद रोते हुए चिल्लाया, लेकिन इसकी चीख पूरी भी ना हुई थी कि बूढ़े बाबा की रूह जिस्म से निकल गई और जुनैद उनकी लाश को पकड़कर रोने लगा। बेजुबान जानवर भी कुछ देर तक आंसू बहाते रहे। सुबह को पड़ोसियों की मदद से जुनैद ने बूढ़े की आखिरी रस्में अदा की और वो 2 दिन काम धंधे पर भी नहीं गया। तीसरे दिन इसने बाज और बंदर को लिया और फिर से अपने काम पर रवाना हो गया। इस तरह उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। एक दिन वो शहर में तमाशा दिखा रहा था, तभी बादशाह की तरफ से ऐलान करने वाले चंद लोग आए और ऐलान करने लगे कि मलका की तबीयत शहजादे की मौत की खबर सुनकर बहुत खराब हो गई है। हकीमों ने इलाज किया लेकिन कोई फायदा ना हुआ, लिहाजा ऐलान किया जाता है कि जो कोई जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाएगा उसे बादशाह इनामों इकराम से मालामाल कर देगा। जुनैद ने यह ऐलान सुना तो उसके दिल में मलका के लिए हमदर्दी का जज्बा उभर आया और वो सोचने लगा कि यह जहरीली पहाड़ी कहाँ है और कुंदन बूटी कैसी होती है, उसे हासिल करने का क्या तरीका है। शाम को वो खेल तमाशे दिखाकर घर वापस आया, रोटी पकाई, खुद खाई, बाज और बंदर को भी खिलाई। उसके झोंपड़े के करीब एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसकी उम्र तकरीबन 80 साल के लगभग थी और उसने मुल्क के तमाम हिस्सों का दौरा किया था। जवानी के दिनों में वो फौज में एक बहादुर सिपाही थे। जुनैद कभी कभी उनके पास जाता था और वो उसे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते रहते थे। आज बादशाह की तरफ से ऐलान सुनकर जुनैद ने सोचा कि मलका की जान बचाने के लिए अगर कुंदन बूटी हासिल करे तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि इसने शहजादे की खबर सुनाई थी जिसकी वजह से मलका की ये हालत हुई। ये सोचकर वह उसे 80 साल के बूढ़े के घर गया। जुनैद ने उन्हें सलाम किया और अपने आने का मकसद बताया। वो बोले, जहरीली पहाड़ी तूफानी नदी के उस पार है और तूफानी नदी की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई इसे न तो तैर कर पार कर सकता है और न उसे कश्ती की मदद से पार किया जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर तरह तरह के जहरीले जानवर रहते हैं, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, अजदहे वगैरह। अगर कोई उन तक पहुंच भी गया तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकता। पहाड़ी में छोटे छोटे पीले रंग की झाड़ियां होती हैं जिनमें सुनहरे रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। इन्हीं फूलों को कुंदन बूटी कहते हैं। ये फूल एक दिन के लिए खिलते हैं और दूसरे दिन मुरझाकर पौधे से गिर पड़ते हैं। इन फूलों को अगर पानी के अंदर रखा जाए तो कुछ दिनों तक वो अच्छी हालत में रहते हैं। इस बूटी की मदद से कैसी भी बेहोशी, कैसी भी हालत हो, थोड़ी देर में दूर हो जाती है, लेकिन उसे हासिल करना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बराबर है। मलका की बीमारी के लिए कुंदन बूटी हासिल करने की कई दिलेरों और बहादुर लोगों ने कोशिश की, मगर किसी को कामयाबी ना मिली। जुनैद बोला, चाचा ये पहाड़ी किस तरफ है? वो बूढ़ा बोला, बेटा ये पहाड़ियां अपने मुल्क के दक्षिण में हैं। यहां से एक दिन और एक रात का रास्ता तय करने के बाद एक पहाड़ी मिलती है जो लाल पत्थरों की है, इसीलिए उसे लाल पहाड़ी कहते हैं। जुनैद ने कुछ बातें बूढ़े से की और कहा, अच्छा बाबा मैं चलता हूं, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी मालूमात दी। इसके बाद जुनैद वहां से चला आया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगा कि किस तरह तूफानी नदी को पार करके जहरीली पहाड़ियों तक पहुंचा जा सकता है और कुंदन बूटी हासिल की जा सकती है। वो बहुत देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि क्या तरकीब हो सकती है जहरीली पहाड़ी तक पहुंचने की। उसने बहुत सोचा, दिमाग पर जोर दिया, लेकिन उसकी कुछ समझ में ना आया और सो गया। वो सुबह को बाज और बंदर लेकर निकला। चलते चलते वो एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। इसने देखा कि लोहार लोहे का बारीक तार बना रहा था। वो अपने खेल तमाशे भूलकर इसके काम को गौर से देखने लगा। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने सोचा, अगर लोहे का एक भारी तार तैयार किया जाए और उसे पहाड़ी से नदी के ऊपर तक बांध दिया जाए तो तार पर से फिसलकर उस पहाड़ी तक जाया जा सकता है और वापस भी आया जा सकता है, क्योंकि बूढ़े बाबा ने उसे तार पर चलने फिसलने का करतब अच्छी तरह सिखा दिया था। यही सब सोचता हुआ वो लोहार के पास गया और उसे सलाम करके उसके पास बैठ गया और कहने लगा, चाचा जी आप मेरा एक काम करेंगे? उसने कहा, हाँ बेटा क्या काम है? चाचा मुझे एक बारीक और मजबूत तार चाहिए, इतना मजबूत कि अगर मैं उस पर लटक भी जाऊं तो वो ना टूटे और वजन भी ज्यादा ना हो। लोहार ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ ऐसे तार तैयार करना कुछ मुश्किल नहीं। कितना लंबा तार चाहते हो बेटा? जुनैद बोला, मुझे तकरीबन 200 गज लंबी तार चाहिए। बारीक, मजबूत और हल्की। लोहार बोला, ठीक है
मैं तुम्हें ऐसा तार तैयार करके दे सकता हूं, लेकिन पैसे इसके ज्यादा होंगे। जुनैद बोला, आप जितने पैसे चाहे ले लें, लेकिन मुझे तार चाहिए। कल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत जरूरी काम है, एक बहुत ही कीमती जिंदगी का सवाल है। ठीक है बेटा, मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन 200 रुपये होंगे। जुनैद बोला, जी चचा, मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा। इसके अलावा मेरे नाप की ज़रा बख्तर भी बना दो और पिंडली तक लोहे के जूते भी बना दो। लोहार बोला, इसके 100 रुपये अलग होंगे। जुनैद बोला, ठीक है, आप मुझे किसी तरह कल सुबह ये चीजें तैयार कर दें, मैं आपको पैसे शाम के वक्त ला दूंगा। ये इस वक्त मेरे पास 25 रुपये हैं, इसे रख लीजिए। उसने 25 रुपये लोहार को दिए और वहां से सीधा महल आ गया और दरबान से खबर भिजवाई कि वो जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी हासिल करने जा रहा है। ये खबर बादशाह को जब मिली तो उसने महल के अंदर उसे बुला लिया। जब सिपाही के साथ जुनैद राजा के महल में पहुंचा तो उसने जुनैद को फौरन पहचान लिया और बोला, बेटे, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। तुमने ही उसकी निशानियां लाकर दी थी और मैंने ऐलान के मुताबिक तुम्हें इनाम भी नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं। बेटे की मौत और मलका की बीमारी की परेशानी में मुझे याद ना रहा, मुझे माफ कर दो बेटे। इतना कहकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। जुनैद बोला, बादशाह सलामत, मैंने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था। इत्तेफाक से वो चीजें मुझे मिल गईं और उनको मैंने आप तक पहुंचा दिया। अगर मैं वो खबर नहीं देता तो शायद इतना बड़ा हादसा भी ना होता। मलका की बीमारी का मैं खुद को ज्यादा जिम्मेदार समझता हूं और मैं चाहता हूं कि कुंदन बूटी लाकर उसकी भरपाई कर सकूं। जुनैद के मुंह से ये बातें सुनकर बादशाह को ताज्जुब हुआ और उसने समझाते हुए कहा, बेटे, जहरीली पहाड़ी तक पहुंचना और कुंदन बूटी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी सल्तनत के कितने ही बहादुर इस काम को करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तुम अभी बच्चे हो, तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो और इस इरादे से बाज आ जाओ। ये बात सुनकर जुनैद ने जरा जोश भरी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि जिस पर अमल करके मैं कुंदन बूटी हासिल कर सकता हूं। बादशाह बोला, तुम अपने इरादे को छोड़ दो और मैंने जिस इनाम का ऐलान किया था उसे ले लो और अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। जुनैद बोला, मुझे आपकी बातों से बड़ी खुशी हुई है, लेकिन मलका साहिबा की बीमारी का मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूं। अगर आप मुझे कोशिश करने की इजाजत दे तो अल्लाह के करम से मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। उसके इसरार पर राजा बोला, ठीक है, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो बताओ तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूं। जुनैद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 400 रुपये नगद दे दो। सिर्फ 400? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा। हम तुम्हें 400 के बजाय 500 देते हैं। अगर तुम 4 दिन के अंदर अंदर कुंदन बूटी हासिल करके हमारे पास नहीं पहुंचे तो हम समझेंगे कि तुम मर गए, लेकिन अगर तुम जिंदा रहे और कुंदन बूटी ना ला सके तो हमारे मुल्क से दूर चले जाना और हमें अपनी सूरत ना दिखाना, क्योंकि तुम्हारी सूरत देखकर हमें अपने बेटे की याद आ जाती है। जुनैद बोला, मुझे सब कुछ मंजूर है। उसी वक्त जुनैद को 500 रुपये दे दिए गए। इन पैसों को लेकर वो सीधा लोहार के पास आया और अपनी मर्जी के मुताबिक मजबूत तार तैयार करवाने लगा। उसने अपने नाप के लोहे के लंबे जूते और ज़रा बख्तर भी तैयार करवाई और 2 कांटों का लच्छा भी तैयार करवा लिया। इसी तरह रात हो गई। इसने 350 रुपये लोहार को दिए और सारा सामान लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने कुछ खाने की चीजें भी खरीद ली। इस तरह रात ही को इसने पूरा इंतजाम कर लिया और इत्मीनान से सो गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त सफर का तमाम जरूरी सामान बड़े से थैले में रखकर और बंदर और बाज को लेकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। बाज तो उसके साथ साथ हवा में उड़ता जा रहा था, पर बंदर छलांग लगाता जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। जुनैद ने थैले में से थोड़ी सी खाने की चीजें निकाली, खुद खाई और अपने दोनों साथियों को खिलाकर सफर पर रवाना हो गया। जुनैद के लिए एक एक लम्हा कीमती था। वो किसी भी तरह आज रात तूफानी नदी के करीब पहुंचना चाहता था। वो जानता था कि बादशाह ने उसे सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि कम से कम 2 दिन सफर में लगे और तीसरा दिन जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाने में लगे। इस तरह वो वक्त पर अपने शहर वापस पहुंच सकता था। इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए वो हर तकलीफ और मुसीबत से टकराने के लिए तैयार था। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चलता रहा। शाम के वक्त वो पहाड़ी पर पहुंच गया। इसके बाद बूढ़े ने जो रास्ता बताया था वह उधर जाता रहा और उसको एक नदी दिखाई दी। वो थककर नदी के किनारे बैठ गया।
और थैला वगैरह एक तरफ रखकर नरम नरम घास पर बेसुध होकर गिर गया। बंदर और बाज वहीं दरख्त पर बैठकर अपने मालिक की निगरानी करने लगे। जुनैद कुछ इतना ज्यादा थक गया था कि जैसे ही वो लेटा उसे गहरी नींद आ गई। वो रात भर सोता रहा। उसके सफर की सारी थकान दूर हो चुकी थी और वो फिर से ताजा और चुस्त हो गया। इसने नदी के पानी से मुंह हाथ धोया। मुंह हाथ धोकर वह अपने थैले के पास आया और इसने खाने की कुछ चीजें निकाली। खाना खा लेने और पानी पी लेने के बाद जुनैद ने लोहे की तार का लच्छा निकाला और उसके एक सिरे पर कांटों का लच्छा मजबूती से बांध दिया और बाज को इशारा किया कि वो उसे लेकर उड़े। बाज ने लच्छे को अपने पंजों में पकड़ लिया और निहायत फुर्ती से तो हवा में काफी ऊंचाई तक चला गया। बंदर और जुनैद उसे उड़ता हुआ देख रहे थे। फिर जुनैद ने इशारा किया और बाज तार और कांटे के लच्छे के साथ इत्मीनान से जमीन पर उतर गया और जहां इशारा किया वहां रख दिया। जुनैद ये देखना चाहता था कि बाज इतना वजन उठा पाता है या नहीं, लेकिन तार और कांटों के लच्छे का वजन बंदर से कम ही था, इसलिए बाज के लिए कोई मुश्किल काम ना था। जुनैद ने तार का एक सिरा जिस पर कांटों का लच्छा बंधा हुआ था बाज के पंजों में पकड़ा दिया और इशारे से उसे समझा दिया कि किस जगह उसे यह लच्छा रखना है। बाज को अच्छी तरह समझाने के बाद जुनैद ने उड़ने का इशारा किया। बाज कांटों का लच्छा लेकर उड़ा और तेजी से नदी को पार करता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया और जुनैद की बतलाई हुई जगह पर कांटे के लच्छे को छोड़ दिया। जुनैद ने तार को आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू किया। लच्छा थोड़ा आगे बढ़ा और चट्टानों की एक दराज में अटक गया। जुनैद ने तार अच्छी तरह खींचकर इत्मीनान कर लिया। इस तरह वो मुतमईन होकर तार का दूसरा सिरा लेकर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और सबसे ऊंची मजबूत शाख में तार को अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद दरख्त से नीचे उतरा। दोस्तों, जुनैद ने जंगल और पहाड़ी के बीच में जो नदी थी उस नदी से पहाड़ी तक तार को कुछ इस तरह से बंधा था कि तार जुनैद के लिए एक पुल का काम कर रहा था। इसके बाद इसने लोहे के जूते और ज़िराबख्तर पहनी। इसने हिफाजत के लिए खंजर और कुंदन बूटी रखने के लिए एक लोटा कमर से बांध लिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। इस तरह पूरी तरह तैयार होकर इसने आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ने के बाद इतने रस्सी निकाली और जो तार पेड़ और पहाड़ी के बीच में बंधा था उस पर रस्सी पकड़कर लटक गया। रस्सी पकड़कर तार पर लटकाना था कि वो तेजी से पहाड़ की तरफ जाने लगा। नदी उसके नीचे थी और वो हवा में जा रहा था। इसने आंखें बंद कर लीं और वो तेजी से फिसलता हुआ दूसरी तरफ जहरीली पहाड़ी पर पहुंच गया। बाज वहीं पर बैठा हुआ था। जब इसने अपने मालिक को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर पहुंच गया। जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके चारों तरफ सांप और बिच्छू रेंगते हुए नजर आए। एक दो ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन लोहे के जूते की वजह से वो बिल्कुल महफूज रहा। जब कोई जहरीला जानवर उसके करीब आता तो वो अपने लोहे के जूतों से उसे कुचल देता। इन जानवरों की परवाह किए बगैर वो कुंदन बूटी की तलाश में लग गया। आखिर काफी देर के बाद उसे एक जगह वो सुनहरी बूटी दिखाई दी जिसे देखकर उसे बेहद खुशी हुई। उसने 2-3 सुनहरे फूल जो पौधे में लगे थे उन्हें तोड़कर लोटे में रख लिया। कुछ फासले पर एक और पौधा नजर आया। इसमें भी 3-4 फूल लगे थे। इसने उन्हें भी तोड़कर लोटे में डाल लिया और फिर इसने बाज को इशारे से समझाया कि ऐसे फूल जहां कहीं भी हों तोड़कर लाए। बाज उड़ गया और थोड़ी देर में 3-4 फूल और लेकर वापस आ गया। उन्हें भी इसने लोटे में रख लिया। कुछ और फूल लाने के लिए बाज को रवाना किया। बाज बूटी लेकर आया। बूटियां भी काफी जमा हो गई थीं, इसलिए वो वापस चलने की तैयारी करने लगा। जुनैद ने खंजर और लोटे को अच्छी तरह कमर से बांधा और चल दिया। जिस पहाड़ी पर तार बांधा था उस पहाड़ी पर से तार को जुनैद ने खोल लिया और किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर तार को बांध दिया, जिससे जो तार पेड़ पर बांधा था वो नीचे हो गया और जुनैद की तरफ वाला तार ऊपर हो गया। अब जुनैद रस्सी से तार पर लटक कर दूसरी तरफ आसानी से जा सकता था। उसने ऐसा ही किया और दूसरी तरफ आसानी के साथ आ गया तो उसका साथी बंदर बैठा हुआ सामान की निगरानी कर रहा था। वो जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहता था। शाम करीब थी। उसने थैले को पेड़ पर बांधा, कुंदन बूटी के लोटे को हाथ में पकड़ा और शहर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो लाल पहाड़ी पर आया तो रात हो चुकी थी। वो दिन भर का थका हुआ था, इसलिए उसने रात का सफर करना मुनासिब ना समझा और पहाड़ी पर एक महफूज जगह पर सो गया। रात भर वो इत्मीनान से सोते रहे। सुबह अचानक कुछ खड़खड़ाहट हुई तो जुनैद की आंख खुल गई।
उसने देखा कि दो निहायत ही डरावनी सूरत के आदमी उसके पास खड़े हैं। वो गुर्रा कर बोले, क्यों रे छोकरे, कौन है तू और यहाँ कैसे आया? जुनैद ने सोचा ये लोग डाकू हैं और शायद कहीं इसी पहाड़ी पर रहते होंगे। वो बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, सफर करते हुए यहां रात हो गई तो मैं सो गया। डाकुओं ने कहा, अच्छा बता तेरे थैले में क्या है, निकाल बाहर। जुनैद ने थैले का सब सामान निकाल कर दिखाया। उसमें खाने की कुछ चीजें थीं। अचानक एक डाकू की नजर उसके लोटे पर पड़ी जिसमें कुंदन बूटी थी। उसने पूछा, इस लोटा में क्या है? जैसे ही उन्होंने लोटे के मुताबिक पूछा, जुनैद का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने सोचा अगर इन्होंने लोटा छीन लिया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए इसने घबरा कर कहा, इस लोटे में कुछ नहीं है, पीने का पानी है जिसे मैंने रात पीने के लिए रख लिया है। डाकुओं ने कहा, इधर लाओ वो लोटा। जुनैद घबरा गया। अगर उन्होंने कुंदन बूटी देख ली तो ये मुझसे छीन लेंगे, मगर अब क्या हो सकता था? उन्होंने देख लिया था और जुनैद की घबराहट से समझ गए थे कि इसमें कोई अहम चीज है। इसलिए एक डाकू ने आगे बढ़कर जुनैद के हाथ से लोटा छीन लिया। डाकुओं ने लोटे को खोलकर देखा तो एक डाकू ने उसे पहचान लिया और दूसरे से कहा, अरे ये तो कुंदन बूटी है, अगर इसे हम बादशाह के पास ले जाएं तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन इस लड़के को कहां से मिली? दूसरा डाकू बोला, कहीं से भी मिली हो, चलो हम दोनों इसे लेकर बादशाह के दरबार में जाएं और बादशाह से इनाम हासिल करें। जुनैद ने देखा कि दोनों डाकू कुंदन बूटी देखने में मसरूफ थे, इसलिए चुपके से उसने खंजर निकाला और तेजी से एक डाकू पर हमला कर दिया, मगर एक डाकू ने रोक लिया और उसने धक्का देकर उसे एक तरफ धकेल दिया। आगे बढ़कर इसने जुनैद का खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर दे मारा। जुनैद तकलीफ से दौरा हो गया और दर्द से चिल्ला उठा। खंजर उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। सिर में बड़ी जोर की चोट लगी। करीब ही एक पत्थर पड़ा हुआ था। जुनैद ने उसे उठाकर उस डाकू के सिर पर दे मारा। पत्थर सीधा जाकर उसकी पेशानी पर पड़ा और खून बहने लगा। उसी वक्त दूसरा डाकू आगे बढ़ा। उसने जुनैद को 2-4 घूंसे और लात मारी और अपने साथी से बोला, अब यहां से भाग चलो, ऐसा ना हो कि दूसरे अपने साथी यहां आ जाएं और इस इनाम में हिस्सा बांटे। चुनाचा दोनों डाकुओं ने लोटे को मजबूती से थामा और एक सिमत को भागने लगे। इतने में बाज और बंदर दरख्त से नीचे उतरे। जुनैद जमीन पर पड़ा था और सोच रहा था इतनी मेहनत से बूटी हासिल की, वो 1 मिनट में उसके हाथ से निकल गई। जब बंदर और बाज इसके करीब आए तो उसने उनको इशारों से समझाकर लौटा इन डाकुओं से छीन कर लाने के लिए कहा। वो दोनों मुहिम पर रवाना हो गए। दोनों डाकुओं के पास घोड़े थे। वो उन पर बैठकर चले जा रहे थे। बाज की इन पर नजर पड़ी तो उसने अपनी सख्त चोंच डाकुओं की खोपड़ी पर मारी, जिसके हाथ में कुंदन बूटी का लोटा था। आखिरकार बंदर और बाज ने मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। उनकी समझ में ना आया कि क्या करें। बिलाखिर वो दोनों डाकू वहां से भाग निकले। इस तरह जब दुश्मनों से मैदान साफ हो गया तब दोनों चट्टान पर आए। बाज ने अपने पंजों से लोटे को उठा लिया और उड़ता हुआ जुनैद की तरफ रवाना हो गया। बंदर छलांगे लगाता हुआ चला और थोड़ी देर में दोनों जुनैद के पास पहुंच गए। जुनैद ने लोटे को देखा तो उसे इत्मीनान हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसके दोस्तों ने डाकुओं को भगा दिया। इस तरह डाकुओं की वजह से बहुत वक्त बर्बाद हो गया। आज तीसरा दिन था। उसे कल पहुंचकर बूटी बादशाह के हवाले करनी थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। जुनैद को भूख महसूस हुई तो वो एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। वहीं पानी का एक झरना बह रहा था। झरने पर जाकर इसने हाथ मुंह धोया। थैले से खाने की चीजें निकालकर खाने लगे। खाना खा लेने के बाद जुनैद वहां से उठा, मुंह हाथ धोया, पानी पिया। पानी पीकर वो बैठा ही था कि झरने के दूसरे किनारे उसे एक आदमी बाल्टी में पानी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, इस वीराने में ये आदमी पानी लेकर कहां जा रहा है। उसके दिल में ये मालूम करने का शौक पैदा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता से इसके पीछे लग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में चट्टान के बीचों बीच एक सुरंग में दाखिल हुआ। जैसे ही इसने झांक कर देखा तो उसे वहां पर चंद डाकू लेटे हुए दिखाई दिए। जैसे ही इसने डाकुओं को देखा वो तेजी से वापस पलटा और वहां से भाग जाने की कोशिश की, लेकिन इसने अभी आधा रास्ता भी तय न किया था कि अचानक सामने से खतरनाक शक्ल का डाकू आ गया। इसने जुनैद को देखा तो उसे पकड़कर अंदर ले आया और सरदार से बोला, सरदार, ये छोकरा सुरंग से वापस आ रहा था। मुझे ये समझ नहीं आई कि यहां तक कैसे पहुंच गया। डाकुओं के सरदार ने डांट कर पूछा कि अरे तू कौन है, यहां कैसे आया? जुनैद बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भूल गया हूं और इस तरफ चला आया।
एक डाकू बोला, सरदार, मुझे ये जासूस मालूम होता है और अड्डे का पता चलाकर यहां से जा रहा था। अपने 2 साथी सुबह से गए हैं जो अभी तक वापस नहीं आए। हो सकता है इसने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया हो। ये सुनकर डाकुओं का सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने एक साथी से बोला, इसे बांध दो। जुनैद को रस्से से बांध दिया गया और अपने साथियों का पता पूछने लगे, लेकिन इसने कुछ न बताया। इसके बाद डाकुओं के सरदार ने बाद में आने वाले डाकुओं से पूछा, तू क्या खबर लाया है? उसने कहा, सरदार, फलां गांव के जमींदार की लड़की की आज शादी है और दहेज में वो लाखों रुपए के जेवरात और सामान दे रहा है। बारात आ चुकी है और शाम को रवाना होगी। अगर अभी हम हमला कर दें तो लाखों रुपए का सामान हाथ आ जाएगा। ये सुनकर सरदार की आंखें खुशी से चमकने लगीं। इसने इसी वक्त तमाम डाकुओं को तैयारी का हुक्म दिया। जल्दी जल्दी सबने तलवारें और भाले संभाली और अपना अपना घोड़ा संभाल कर जाने की तैयारी करने लगे। जाते जाते डाकुओं के सरदार ने जुनैद से कहा, छोकरे, मैं शाम में वापस आऊंगा। अगर तूने सब कुछ सच सच उगल दिया तो ठीक है, वरना तेरी बोटी बोटी करके जंगल के जानवरों को खिला देंगे। इतना कहकर वो सब गार्ड के रास्ते निकल गए। उधर जुनैद के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो फर्श पर पड़ा था। उसे अपनी बेबसी और बेचारगी पर बड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा, अगर रेंगता हुआ भी चले तो वो गार्ड को पार नहीं कर सकता। उधर बाज और बंदर कुंदन बूटी के लोटे के पास बड़ी देर तक बैठे रहे और जुनैद वापस न आया तो बंदर ने इधर उधर देखा, फिर उसी सिमत चल पड़ा जहां जुनैद गया था। बाज ने उसे जाते हुए देखा तो उसने भी पंजों में कुंदन बूटी के लोटे को दबोचकर हवा में चक्कर लगाने लगा। आखिर बंदर किसी तरह गार के अंदर दाखिल हुआ। बहुत जल्द वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां जुनैद पड़ा हुआ था। बंदर ने जुनैद की रस्सियां काट दी और वो उठकर गार से बाहर आने लगे, लेकिन उसने अभी आधा रास्ता पार किया था कि इस रास्ते के किनारे से एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। जुनैद तेजी से पीछे पलटा, तलवार उठाई और बंदर और बाज को लेकर वहीं खड़ा हो गया। ये वही डाकू था जिसने लाल पहाड़ी पर कुंदन बूटी का लोटा छीना था। आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुआ। नाक से खून भी बह रहा था। बंदर और बाज के हमले से वो जख्मी होकर बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद वो सीधा अपने अड्डे की तरफ आया। यहां आकर इसने देखा कि इसके तमाम साथी कहीं गए हुए थे। इसने इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि यहां कोई नहीं तो वो जल्दी से इस कोने की तरफ बढ़ा जहां जुनैद छुपा हुआ था। एक लम्हे के लिए जुनैद ने समझा कि डाकुओं ने उसे देख लिया। जुनैद ने मजबूती से तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और सोच लिया, अगर वो इधर आया तो तलवार से उस पर हमला कर देगा। जुनैद छुपा हुआ था। वहीं पत्थर की चट्टान से लगा हुआ लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। उस संदूक के करीब आकर वो रुक गया। इसने ताले को हाथ से लाकर देखा जो काफी मजबूत था। वहीं एक तरफ लोहे की सलाख पड़ी हुई थी। उसकी मदद से इसने ताला तोड़ दिया। इसने संदूक खोला था। सोने चांदी के जेवरात और सिक्के चमक रहे थे। तरह तरह के हीरे जेवरात भी थे। उसके बाद अनाज की एक खाली बोरी उसने उठा ली और संदूक के तमाम जेवरात इस बोरी के अंदर भरने लगा। जुनैद तो अंधेरे में ये सब खड़ा देख रहा था। अचानक जुनैद को उन्हीं जेवरात में अपनी माँ की चूड़ियां भी दिखाई दी। जैसे इन चूड़ियों को जुनैद ने देखा, उसकी आंखों में उसकी माँ का चेहरा घूमने लगा और वो समझ गया कि इन्हीं डाकुओं ने इसकी माँ का कत्ल किया था। एकदम गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। वो तलवार लेकर चट्टान के पीछे से बाहर निकल आया और डाकू पर हमला कर दिया, मगर डाकू ने उसे चट्टान के पीछे से निकलते हुए देख लिया था। वो तेजी से एक तरफ झुक गया और तलवार लोहे की पेटी पर पड़ी। तब तक डाकू ने लोहे की वही सलाख उठा ली जिससे इसने ताला तोड़ा था। इससे पहले कि जुनैद दूसरा वार करता, इसने अपनी सुलाख तेजी से घुमाई और सलाख सीधी जाकर जब तलवार पर लगी तो तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। डाकू ने फिर वार किया। वो वार जुनैद के सिर पर पड़ने वाला था। तभी बाज ने अपने पर फंडे फड़ाए और उसके हाथ पर अपनी चोंच मार दी। सलाख उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी वक्त बंदर ने छलांग लगाई और जोरदार हाथ उसकी नाक पर मारा। डाकू ने बंदर और बाज को देखा तो डर गया और जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। इतने में जुनैद ने सलाख उठाई और उस पर टूट पड़ा और पूरी कुव्वत से सलाख उसके सर पर दे मारी। वो पक्के फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जुनैद ने आगे बढ़कर संदूक में से वो दोनों सोने की चूड़ियां उठा ली और उसे अपनी आंखों से लगा लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी लोहे के संदूक के तमाम जेवरात थैले में भर लिए और रस्सी से अच्छी तरह बांध लिया और तेजी से गार्ड से निकला। कुंदन बूटी का
उसने कमर से बांध लिया था। वहां से बाहर निकलकर उसी जगह आ गया जहां उसका थैला रखा हुआ था। आज तीसरा दिन भी खत्म हो गया था। कल बादशाह के दरबार में जुनैद को पहुंचना जरूरी था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसकी मां को भी इन्हीं डाकुओं ने कत्ल किया है, उसी वक्त इसके दिल में बदला लेने की आग सुलग रही थी। वो रास्ते में सोचता रहा कि इनसे अपनी मां के कत्ल का किस तरह बदला ले। जब वो बहुत दूर निकल गया तो उसे एक जंगल सा मिला जिसमें ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। उन्हीं के बीच से रास्ता गया था। ये जगह देखकर डाकुओं से बदला लेने की तरकीब उसकी समझ में आ गई। इसने थैले में से तार निकाले, उन्हें रास्ते में दोनों तरफ से मजबूती से इस तरह बांध दिए कि जो भी इधर से गुजरे वो तार में उलझ कर गिर पड़े। इधर उधर से बहुत से पत्थर इकट्ठा करके रास्ते में बिखेर दिए ताकि जो भी गिरे उसे अच्छी तरह चोट आए। ये सब करने के बाद वो घनी झाड़ी में जाकर छुप कर बैठ गया। डाकुओं की वापसी का इंतजार करने लगा। जब डाकू अपने मंसूबे पर काम करके वापस आए तो वो अपनी कामयाबी के नशे में मस्त थे। वो तेजी से चले आ रहे थे कि अचानक जुनैद के बिछाए हुए जाल में फंस गए। अंधेरे में बेख्याली में तार किसी को दिखाई नहीं दिया। इसमें उलझकर उनके तमाम घोड़े पत्थरों से जा टकराए। डाकुओं को ऐसी चोटें आईं कि बहुत से डाकू तो उसी वक्त बेहोश हो गए जो बेहोश ना हुए। वो इस काबिल नहीं थे कि उठ सके। जुनैद इसी इंतजार में बैठा था। इन सब के गिरते ही झट से वह बाहर निकला और उन सब के हाथ पैर मजबूती से बांध दिए, और जो डाकू होश में थे उनका गला दबाकर उन्हें भी बेहोश कर दिया ताकि कुछ देर वो इसी तरह से बेहरकत पड़े रहे। ये सब करने के बाद एक ऐसा घोड़ा चुना जिसे बहुत कम चोट आई थी और जो सबसे ज्यादा मजबूत और तेज था। इस पर हीरे जवाहरात की बोरी रखी और अपने दोनों साथियों के साथ सवार होकर शहर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। सूरज निकलते निकलते वो शहर पहुंच गया। सीधा बादशाह के महल में गया। दरबान ने बादशाह को खबर दी कि वो कुंदन बूटी लेकर आ गया है। बादशाह बड़ी बेचैनी से जुनैद का इंतजार कर रहा था। इसने फौरन ही जुनैद को अंदर बुला लिया। जुनैद को अपनी कामयाबी पर इतनी खुशी थी, इसने सबसे पहले बादशाह को लौटा पेश किया और कहा, इसमें कुंदन बूटी है। इसके बाद जल्दी जल्दी डाकुओं का किस्सा बयान किया और हाथ जोड़कर दरख्वास्त की उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी सिपाही भेज दीजिए। बादशाह ने फौरन ही अपने बड़े हकीम को बुलवाकर कुंदन बूटी उसे दी और मलका के इलाज का हुक्म दिया। उसके बाद डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जुनैद के बताए हुए निशान पर बहुत से सिपाहियों को रवाना किया। महल के लोग देर तक सोने के आदी थे, लेकिन कुंदन बूटी की खुशी में सारा महल जाग उठा। तमाम लोग जुनैद को देखने के लिए जमा हो गए। जब जरा सुकून मिला तो उसने तफसील से बूटी को हासिल करने, डाकुओं से मुठभेड़ की कहानी सुनाई और गार्ड से जो जेवरात मिले थे उन्हें राजा को दिखाया। इन जेवरात में एक बहुत खूबसूरत और एक कीमती खंजर था। जब राजा की उस पर नजर पड़ी तो उसे उठा लिया और गौर से देखने लगे। वो उसे बार बार चूमते और बेचैनी के साथ टहलने लगते। उनकी ये हालत देखकर लोग बहुत हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बेचैनी की वजह क्या है। शाम को दोबारा दरबार हुआ तो उस वक्त तमाम डाकू गिरफ्तार करके लाए जा चुके थे। भरे दरबार में उन्हें हाजिर करने का हुक्म दिया गया। जब वो राजा के सामने पेश किए गए तो वो हार और खंजर जिन्हें लूटे हुए कीमती सामान से बादशाह ने निकाला था। डाकुओं के सरदार को दिखाकर पूछा, ये दोनों चीजें तुमको कहां से मिली थी? डाकुओं उसको देखकर थर-थर कांपने लगे और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। सरदार ने हाथ जोड़कर कहा, 2 महीने पहले की बात है। हम एक जगह डाका डालने जा रहे थे तो जंगल में जब शहजादा साहब हमें अकेले मिले, उन्होंने हमें देखकर तलवार निकाली और हम पर हमला कर दिया। हमने भी मुकाबला किया। इस लड़ाई में शहजादा साहब मारे गए। हमने उनकी तलवार वहीं छोड़ी और उनका ये खंजर और हार साथ लेकर दूसरी तरफ डाका डालने चले गए, जहां पर इस लड़के की मां ने हमें डाका डालने से बहुत रोका, जिस पर हमने उसे मार डाला। उसकी दोनों चिड़ियां हाथों से निकाल ली जो इस लड़के के पास हैं। ये सुनकर बादशाह सलामत गुस्से से बेकाबू हो गए और कहा, ये डाकू सिर्फ अमीरों के ही नहीं गरीबों के भी दुश्मन हैं। जुनैद की मां ने इनका क्या बिगाड़ा था, उसे मार डाला। इन्होंने हमारे शहजादे को जंगल में अकेला देखकर कत्ल कर दिया और न जाने कितने खून इनकी तलवारों से हुए होंगे। लिहाजा आज इस दरबार आम में इन तमाम डाकुओं को कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है ताकि आइंदा को इस किस्म की हरकत करने की जरूरत ना करे। फिर जुनैद की तरफ इशारा करके कहा, इस नौजवान लड़के की वजह से हमारे बेटे उबैद की निशानियां और उसकी लाश मिली। मलका साहिबा अपने जिगर के टुकड़े की लाश को देखकर
बेहोश हो गई थीं। हकीमों ने इलाज बतलाया कि इनको होश में लाने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है कि इनको कुंदन बूटी का रस दिया जाए। इस बूटी को हासिल करना मुश्किल काम था, मगर इस नौजवान ने अपनी जान खतरे में डालकर ये बूटी हासिल की। इसने न सिर्फ बूटी हासिल की बल्कि खतरनाक डाकुओं को भी गिरफ्तार कराया। हम इस नौजवान के हौसले और ईमानदारी की दाद देते हैं। एक खास बात यह है कि इस लड़के का नाम जुनैद है और हमारे बेटे का नाम उबैद था। आज से हम इसे अपने बेटे का नाम देते हैं और इसे अपना बेटा बनाते हैं। मैं महसूस करता हूं कि शादान सल्तनत के लिए एक ऐसे ही बहादुर, निडर और हौसलामंद और ईमानदार शहजादे की जरूरत थी। लिहाजा आज दरबार में ऐलान करता हूं कि मेरे बाद इस सल्तनत का वारिस यही नौजवान होगा। एक बात और बता देना चाहता हूं, सिर्फ इसका नाम ही हमारे बेटे से नहीं मिलता बल्कि इसकी शक्ल भी हमारे बेटे से मिलती है। अब इसकी तालीम शाही तरीके से होगी और हम इसको इस काबिल बनाएंगे कि जब मुल्क की बागडोर इसके हाथ में आए तो अपनी रियाया को आराम दे सके। इसके बाद बादशाह ने अपने साथ एक खाली कुर्सी पर जुनैद को बैठने का इशारा किया। वजीर ने ऐलान किया। इस खुशी के मौके पर बादशाह सलामत ने फरमाया है कि 3 दिन तक शादान सल्तनत के किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अमीर और गरीब सबको दावत दी जाती है। आपने 3 दिन का खाना यहां से लेकर जाएं। उसके साथ ही दरबारे आम के खत्म होने का ऐलान किया गया। तमाम लोग बादशाह सलामत जिंदाबाद, शहजादा उबैद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए।